पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं। अंजलि ने अपने हाथ में पकड़े हुए कुशन को सोफे पर जोर से पटका। ड्राइंग रूम की सजावट और सोफों की चमक साफ बता रही थी कि ये एक खुशहाल परिवार का आशियाना है। अंजलि के माथे पर गुस्से के कारण बल पड़े हुए थे और उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। उसके पिता सतीश जी, जो पेशे से एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थे, अपने चश्मे को नाक पर टिकाते हुए अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटी के मिजाज को भांप लिया था, पर इस बार वे भी अपनी बात मनवाने के मूड में थे। बेटा, जिद छोड़ो, बात को जरा ठंडे दिमाग से सोचो। सतीश जी ने अखबार के पीछे से ही अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा। ऊपर का कमरा पिछले 6 महीने से खाली पड़ा है। वहां धूल जमा हो रही है। अगर किसी अच्छे पढ़े लिखे लड़के को दे देंगे तो घर में थोड़ी रौनक रहेगी, और तुम्हारी सुरक्षा के लिहाज से भी अच्छा है जब मैं बाहर रहूं। 2 पैसे की मदद होगी सो अलग। रौनक? पापा, आपको मेरी प्राइवेसी की कोई चिंता नहीं है। अंजलि उनके सामने आकर खड़ी हो गई, दोनों हाथ अपने कमर पर टिकाए हुए। कल को कोई अजनबी हमारे गेट से बार बार गुजरेगा, कभी देर रात तक शोर मचाएगा, कभी उसके अजीब अजीब दोस्त आएंगे। मुझे अजनबियों का मेरे घर में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपना स्पेस चाहिए, बस बात खत्म। सतीश जी ने गहरी ठंडी आह भरी और अखबार मेज पर रख दिया। अंजलि, वो लड़का कोई राह चलता ऐरा गैरा नहीं है। मेरे एक पुराने दोस्त का भतीजा है। कार्तिक बहुत ही शरीफ और होनहार लड़का है। अपना खुद का काम शुरू किया है उसने। आज ही आने वाला है वो अपना सामान शिफ्ट करने। आज ही? अंजलि की आवाज 7वें आसमान पर पहुंच गई। उसका गला जैसे फटने को हुआ। मतलब आपने सब फाइनल कर दिया, मुझसे पूछा तक नहीं? वाह पापा, बहुत अच्छे। अब क्या मैं इस घर में अपनी पसंद नापसंद भी नहीं बता सकती? वो अभी और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी घर की घंटी बजी। अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बिजली की फुर्ती से मुड़ी। लो, आ गया आपका शरीफ किराएदार। आज तो इसे मैं यहीं दहलीज से ही वापस भेज दूंगी। बता दूंगी कि इस घर में रहना इतना आसान नहीं है। उसने झटके से अपना दुपट्टा कंधे पर ठीक किया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके पैरों की धमक जमीन पर जोर जोर से पड़ रही थी, जैसे वो किसी मुकाबले के लिए जा रही हो। उसने दरवाजे की कुंडी खींची और पूरी ताकत से गुस्से में बोला, देखो मिस्टर, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। और उसके शब्द गले में ही अटक गए। सामने एक लंबा हैंडसम लड़का खड़ा था। सफेद रंग की क्रिस्प शर्ट जिसकी स्लीव कोहनी तक मुड़ी हुई थी, और नीले रंग की डेनिम जीन्स। उसके बाल हवा में हल्के बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक ऐसी बेफिक्री सी मुस्कान थी जो किसी को भी कंफ्यूज कर दे। उसके एक हाथ में छोटा सा बैग था और दूसरे में फोन। उसकी गहरी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलक रहा था। हेलो। उसकी आवाज भारी थी पर लहजा बहुत ही कूल था। मैं कार्तिक, ये सतीश जी का घर है ना? मैं यहाँ कमरे के सिलसिले में आया हूँ। अंजलि ने अपनी पलकें झपकाई और खुद को संभाला। उसने उम्मीद की थी कि कोई चश्मा पहने हुए नर्वस सा डरा सहमा लड़का होगा जिसे वो एक डांट से रफू चक्कर कर देगी, पर इस सामने खड़ा शख्स तो उसे चलती फिरती मुसीबत नजर आ रहा था। नहीं, शायद आपको गलत फहमी हुई है। आप गलत पते पर आ गए हैं मिस्टर कार्तिक। अंजलि ने अपनी आवाज को सख्त बनाते हुए कहा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यहाँ कोई कमरा? अरे आओ बेटा कार्तिक, अंदर आओ। पीछे से सतीश जी की आवाज आई। उन्होंने अंजलि को थोड़ा साइड किया और बड़े गर्मजोशी से कार्तिक का स्वागत किया। ये मेरी बेटी है अंजलि। थोड़ा गुस्से वाली है पर दिल की बुरी नहीं है। अंदर आओ, बाहर बहुत गर्मी है। कार्तिक ने अंजलि की तरफ देखा। उसकी एक भौहें धीरे से ऊपर उठी और होठों पर शरारती मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। जी शुक्रिया अंकल, मुझे लगा शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गया हूँ, क्योंकि बाहर स्वागत थोड़ा तूफानी था। अंजलि ने उसे अपनी जलती हुई आंखों से घूर कर देखा। जैसे ही वो घर के अंदर आया तो उसके परफ्यूम की ताज़ा खुशबू पूरे हॉल में फैल गई। अंजलि को चिढ़ होने लगी। उसे चिढ़ इस बात से थी कि वो लड़का उसे पूरी तरह इग्नोर करके सीधे उसके पापा से ऐसे बातें कर रहा था जैसे बरसों पुराने यार हों। बेटा, सामान कहाँ है तुम्हारा? क्या सिर्फ यही बैग है? सतीश जी ने पूछा। जी नहीं अंकल, बस 2 सूटकेस और कुछ कार्टन हैं। वो बाहर टैक्सी में रखे हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उन्हें अभी ऊपर ले आऊं? कार्तिक ने बहुत ही सलीके और तमीज से पूछा, जिससे अंजलि का पारा और बढ़ गया। इतनी एक्टिंग क्यों कर रहा है ये? उसने मन में सोचा।
बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अंजलि जाओ बेटा, जल्दी से ऊपर की चाबी लेकर आओ और कार्तिक को कमरा दिखा दो। मैं क्यों? अंजलि लगभग चीख पड़ी। मैं थक गई हूँ। अंजलि। सतीश जी की आवाज में वही पुरानी टीचर वाली सख्ती लौट आई। अंजलि ने एक बार पापा को देखा, फिर कार्तिक को, जो उसे ही देख रहा था। हारकर वो पैर पटकती हुई स्टोर रूम की तरफ गई और चाबियों का गुच्छा उठाकर लाई। वो कार्तिक के पास से तेजी से गुजरी और दांत पीसते हुए बुदबुदाई, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है मिस्टर कार्तिक। यहाँ तुम चैन से नहीं रह पाओगे। कार्तिक ने बैग उठाते हुए सुन लिया, पर उसने कोई पलटकर जवाब नहीं दिया। बस हल्की सी हंसी हंसा, जिससे अंजलि का पारा और चढ़ गया। ऊपर के कमरे की सीढ़ियां चढ़ते वक्त दोनों के बीच सन्नाटा था। अंजलि आगे आगे चल रही थी और कार्तिक भारी सामान लिए उसके पीछे आ रहा था। कमरे का दरवाजा खोलते ही हवा में धूल की एक हल्की परत तैरती हुई दिखाई दी, जो खिड़की से आती सूरज की रोशनी में साफ चमक रही थी। ये रहा तुम्हारा शानदार कमरा। अंजलि ने कमरे के बीचों बीच खड़े होकर हाथ फैलाए और थोड़ा तंज कसते हुए कहा। नल टपकता है, खिड़की का लॉक थोड़ा ढीला है, जो हवा चलते ही डरावनी आवाजें करता है, और सबसे जरूरी बात, कान खोलकर सुन लो। रात को 10 बजे के बाद बाहर गेट पर ताला लग जाता है। कोई दोस्त यार यहाँ शोर मचाने नहीं आएंगे, और म्यूजिक की आवाज मेरे नीचे वाले कमरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। समझ गए? कार्तिक ने कमरे का बड़े इत्मीनान से मुआयना किया। वो खिड़की के पास गया, उसे खोलकर बाहर के बगीचे का नजारा देखा और फिर मुड़कर सीधे अंजलि की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। नियम तो आपके काफी सख्त हैं, उसने अपनी आवाज में एक हल्की सी मस्ती घोलते हुए कहा। वैसे अगर आप बुरा ना माने, इसमें एक छोटा सा नियम मेरी तरफ से भी होगा। अंजलि चौंक गई। उसकी आंखें फैल गईं। क्या? तुम नियम बनाओगे? कार्तिक ने अपने पॉकेट में हाथ डाले और वहीं खड़े खड़े थोड़ा सा सिर टेढ़ा करके बोला। नियम ये है, जब आप किसी नए इंसान से बात करें तो अपने माथे की ये लकीर थोड़ी कम रखा करें। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और वैसे भी गुस्से में आपकी नाक की नोक थोड़ी लाल हो जाती है, जो शायद आपको सूट नहीं करती। अंजलि का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक मामूली किराएदार हो, अपनी हद में रहो। फिलहाल तो मैं सिर्फ किराएदार हूँ। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अपना बैग बेड पे रखा। पर मुझे लगता है कि हमारा सफर काफी यादगार रहने वाला है। और हाँ, नल मैं खुद ठीक कर लेता हूँ, उसकी चिंता आप ना करें। अंजलि के पास कहने को बहुत कुछ था, पर उसे लगा कि अगर वो एक पल भी वहां और रुकी तो या तो वो उसे कुछ कहने लगेगी या खुद ही चिल्लाने लगेगी। वो बिना कुछ कहे गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से बाहर निकल गई। नीचे सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका दिमाग तेज दौड़ रहा था। उसे एहसास हो गया था कि ये लड़का सिर्फ उसके घर में रहने नहीं आया, बल्कि उसकी शांति, उसके सुकून में आग लगाने आया है। इसे तो मैं एक हफ्ते के अंदर यहाँ से बोरा बिस्तर समेटने पर मजबूर कर दूंगी। अंजलि ने मन ही मन कसम खाई। वेलकम टू नर्क मिस्टर कार्तिक। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अंजलि की नींद खुली, पर उसकी आंखों में सुकून से ज्यादा बीती शाम की वो चेतावनी तैर रही थी जो उसने कार्तिक को दी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो इस घुसपैठियों को घर से भगाकर ही दम लेगी। किचन में पहुंचकर उसने सबसे पहले गैस जलाई और पानी चढ़ाया। उसे अपनी सुबह की कड़क अदरक वाली चाय से बेहद प्यार था। यही वो वक्त होता था जब वो पूरे दिन की योजना बनाती थी। चाय का पानी खौलने ही लगा था कि अचानक सीढ़ियों से उतरते पैरों की आवाज आई। अंजलि के हाथ चायपत्ती के डब्बे पर ही रुक गए। वो कदमों की आहट पहचान गई थी। इस सलीके से रखे गए मगर बेफिक्र कदम कार्तिक के ही थे। गुड मॉर्निंग। काफी जल्दी जाग गईं। कार्तिक की वो भारी और खनकती हुई आवाज रसोई के दरवाजे पर गूंजी। अंजलि ने पलटकर देखा। कार्तिक ने गहरे नीले रंग का लोअर और एक ढीली सफेद टी शर्ट पहनी थी। उसके बाल अभी भी थोड़े बिखरे हुए थे, जैसे वो सोकर ही उठा हो, पर उसके चेहरे पर वही पुरानी अंजलि को छुड़ाने वाली मुस्कान कायम थी। उसके हाथ में कांच का एक खाली जग था। अंजलि ने अपना मुंह फेरा और चायपत्ती उबलते पानी में डालते हुए रूखे स्वर में कहा, गुड मॉर्निंग की जरूरत नहीं है, और आपका पानी का जग तो ऊपर आपके कमरे में रखा गया था ना, फिर यहाँ नीचे क्या कर रहे हैं आप? कार्तिक ने जग को काउंटर पर रखा और बड़े इत्मीनान से फ्रिज की तरफ बढ़ा। रखा तो था, पर रात को पढ़ाई करते करते वो खत्म हो गया। अब प्यास लगी तो सोचा नीचे से ताज़ा पानी भर लूं।
आखिर घर तो अपना ही है ना। अपना घर, ये शब्द अंजलि के कानों में किसी गर्म तेल की बूंद की तरह पड़े। उसने चाय की छन्नी को जोर से पतीले के किनारे पर पटका। पापा ने आपको ऊपर का हिस्सा किराए पर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहे नीचे वाले फ्लोर पर टहलने आ जाएं। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है मिस्टर कार्तिक। कार्तिक ने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली और अपने जग में पानी भरने लगा। उसने अंजलि की बात को अनसुना करते हुए अपनी नाक सिकोड़ी और गहरी सांस ली। वाह, चाय की खुशबू तो वाकई लाजवाब है। वो थोड़ा करीब आया। इतना नहीं कि अंजलि अनकंफर्टेबल हो, पर इतना ज़रूर कि वो उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज ना कर सके। अंजलि ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे दूर रहने का इशारा किया। अपनी नाक और अपनी राय दोनों इस पतीले से दूर रखो, ये मेरी चाय है। कार्तिक ने जग को बगल में दबाया और पतीले में उबलती हुई चाय को गौर से देखा। खुशबू तो अच्छी है, पर रंग थोड़ा फीका लग रहा है। और जहाँ तक मुझे अंदाज है, आपने इसमें अदरक कम डाली है। अदरक वाली चाय में जब तक अदरक का तीखापन गले को ना लगे, तब तक मज़ा नहीं आता। अंजलि का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अदरक कूटने वाला इमाम दस्ता हाथ में लिया और उसे स्लैब पर जोर से रखा। अपनी ये मास्टर शेफ वाली एडवाइस अपने पास रखो। मैं सालों से पापा के लिए और अपने लिए ऐसे ही चाय बनाती हूँ और हमें ये पसंद है। अगर तुम्हें इतनी ही अदरक की फिक्र है तो ऊपर जाकर अपनी अलग रसोई में बना लो। कार्तिक ने एक हल्की सी हंसी हंसते हुए अपना सिर झुकाया। इतना गुस्सा? मैंने तो बस एक सुझाव दिया था। वैसे एक बात कहूँ, मुझे डर है कि कहीं आपकी जुबान की कड़वाहट आपकी चाय में भी ना उतर गई हो। अगर ऐसा हुआ तो अदरक क्या, पूरी दुनिया की चीनी से मीठा नहीं कर पाएगी। अंजलि का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम मुझे कड़वा बोल रहे हो? इस घर के नियम मैंने बनाए हैं और अगर तुम इन्हें कड़वाहट समझते हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। नियम अच्छे होते हैं अंजलि जी, पर जो नियम दूसरों को पानी पीने से तक रोके उन्हें तानाशाही कहते हैं। कार्तिक ने अपना जग उठाया और दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए एक आखिरी बार किया। वैसे अगर चाय ज़्यादा कड़वी लगे तो बता देना, मेरे पास शहद का एक डब्बा ऊपर रखा है। मुझे तुम्हारे शहद की कोई ज़रूरत नहीं है और कल से अपना जग रात को भरकर ऊपर ले जाया करो, वरना सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी। अंजलि ने उसके पीछे से चिल्लाकर कहा। कार्तिक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हाथ हवा में लहराया जैसे वो उसकी धमकी का आनंद ले रहा हो। ऊपर जाते वक्त उसकी धीमी सी हंसी में आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। अंजलि ने गुस्से में गैस बंद की और चाय को कप में छाना। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसने कप उठाया और पैर पटकती हुई ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। उसे एहसास हो गया था कि कार्तिक को यहाँ से भगाना इतना आसान नहीं होगा। वो हर बहस में उसे बेजवाब करने का हुनर जानता था, पर अंजलि ने भी हार नहीं मानी थी। जंग तो अभी शुरू हुई थी। लगभग आधे घंटे बाद सीढ़ियों से फिर वही कदमों की आहट सुनाई दी। अंजलि जो ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी एक मैगजीन के पन्ने पलट रही थी, हालांकि उसका ध्यान एक शब्द पर भी नहीं था। उसने अपनी नजरें तिरछी की। कार्तिक नीचे उतर रहा था। उसने अब एक हल्की नीली फॉर्मल शर्ट पहनी थी और गहरे रंग के ट्राउजर्स। कलाई पर एक स्लीक घड़ी और हाथ में लैपटॉप बैग। उसके चेहरे पर वही ताजगी थी, जैसे सुबह की चाय वाली तीखी बहस का उस पर कोई असर ही ना हुआ हो। अरे कार्तिक बेटा, निकल रहे हो? बैठो, नाश्ता तो कर लो हमारे साथ। सतीश जी ने डाइनिंग टेबल से आवाज लगाई। अंजलि ने मैगजीन के पीछे से एक तीखी नजर अपने पापा पर डाली और फिर कार्तिक को घूरा। उसकी आंखों में साफ लिखा था, हिम्मत मत करना यहाँ बैठने की। कार्तिक ने अंजलि की उस जलती हुई नजर को भांप लिया और उसके होंठों पर एक शरारती चमक उभरी। वो टेबल के पास रुका पर बैठा नहीं। शुक्रिया अंकल, पर आज थोड़ी जल्दी में हूँ, कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। अंजलि ने मैगजीन टेबल पर पटकी और एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, हाँ पापा, जाने दीजिए ना, बेचारे का नया नया काम है, कहीं पहले ही दिन बॉस ना निकाल दें। कार्तिक ने अपनी घड़ी देखी और फिर अंजलि की तरफ मुड़कर बड़े इत्मीनान से बोला, बॉस तो मैं खुद हूँ, तो नौकरी जाने का डर नहीं है। उसने सतीश जी की तरफ मुड़कर कहा, अंकल चलता हूँ मैं। अरे बेटा, आज तो शनिवार है, ऑफिस की छुट्टी नहीं है तुम्हारी? सतीश जी ने हैरान होकर पूछा। कार्तिक के कदम दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। वो रुका। जी काम तो नहीं है, पर एक पुराने दोस्त से मिलने जाना है। शहर नया है तो थोड़ा रास्ता भी देख लूंगा।
जैसे ही वो बाहर निकला, अंजलि ने एक लंबी सांस ली और पापा के पास जाकर बैठ गई। उसने चेहरे पर बड़ी चिंता ओढ़ ली। पापा, आप कह रहे हैं कि ये लड़का बहुत शरीफ है, सुलझा हुआ है। मुझे तो उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। सतीश जी ने चाय का घूंट लिया। क्यों, क्या हुआ? अभी कल ही तो इस शहर में आया है और आज पुराने दोस्त भी मिल गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ किसी गलत संगत में है? ऊपर से इसका एटीट्यूड देखिए। मुझे तो शक है कि ये सच में कोई काम करता भी है या बस हवाबाजी कर रहा है। अंजलि ने उन्हें भड़काने की पूरी कोशिश की। सतीश जी हल्के से हंसे। अंजलि, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। उसके चाचा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। संस्कार अच्छे हैं लड़के के। होगा कोई कॉलेज का दोस्त। तुम अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान दो, उसकी जासूसी पर नहीं। अंजलि ने चढ़कर अपना मुंह फुला लिया। उसे समझ आ गया था कि पापा अभी कार्तिक के मुंह में है। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कार्तिक की हालत पतली हो जाए और वो खुद यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढे। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। सतीश जी छत पर अपनी आराम कुर्सी पर झपकी ले रहे थे। अंजलि ने मौका देखा और दबे पांव उनके कमरे में गई। मेज पर उनका फोन रखा था। उसने तेजी से उनका फोन उठाया और बाहर गार्डन में आ गई। उसकी उंगलियां तेजी से कार्तिक का नंबर ढूंढने लगी। नंबर मिलते ही उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आवाज को थोड़ा गंभीर और थोड़ा घबराया हुआ बनाया और कॉल लगा दी। हेलो कार्तिक। अंजलि ने फोन कान से हटाया। हाँ बोलो अंजलि। अंकल के फोन से तुम क्यों कॉल कर रही हो? सब ठीक है? कार्तिक की आवाज में थोड़ी हैरानी थी। नहीं, दरअसल एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। पापा ने बताया नहीं था, पर आज शाम उन्होंने अपने कुछ बहुत पुराने दोस्तों और रिटायर्ड कलीग्स को घर पर बुलाया है। अचानक बना प्रोग्राम है। अंजलि ने झूठ का जाल बुनना शुरू किया। अच्छा, तो मुझे क्या करना है? बात यह है कि पापा चाहते हैं कि उन सबको घर की बनी मिठाई खिलाई जाए, पर हमारी जो पुश्तैनी हलवाई की दुकान है वो शहर के दूसरे कोने पर है, ठाकुरगंज वाली पुरानी गली में। यहाँ की मिठाई के बिना पापा का कोई भी फंक्शन अधूरा रहता है। मैं और पापा घर की तैयारियों में फंसे हैं। क्या तुम आते वक्त वहां से 2 किलो स्पेशल केसरिया संदेश ले आओगे प्लीज? पापा बहुत खुश हो जाएंगे। अंजलि ने आवाज में ऐसी मिठास घोली जैसे वो सच में बहुत बड़ी मदद मांग रही हो। कार्तिक कुछ पल के लिए चुप रहा। ठाकुरगंज? वो तो यहाँ से काफी दूर है और वहां का रास्ता भी बहुत पेचीदा है सुना है। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है, पर अगर तुम ला सको तो पापा को अच्छा लगेगा। वैसे कोई बात नहीं, अगर तुमको दिक्कत है तो रहने दो। अंजलि ने आखिरी पासा फेंका। नहीं नहीं, मैं ले आऊंगा, बस दुकान का नाम मैसेज कर दो। थैंक यू कार्तिक, तुमने सच में आज बहुत मदद की है। अंजलि ने फोन काटा और एक जोरदार जीत वाली मुस्कान उसके चेहरे पर आई। बेटा कार्तिक, अब ढूंढते रहो ठाकुरगंज की गलियां। आज तो तुम्हारी शाम और तुम्हारी टांगे दोनों जवाब दे जाएंगी। शाम के 7 बज चुके थे। अंजलि आराम से हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। घर में सन्नाटा था, कोई मेहमान नहीं आने वाला था। सतीश जी अंदर अपने कमरे में किताब पढ़ रहे थे। तभी बाहर एक ऑटो रुका। अंजलि की धड़कनें तेज हो गईं। वो खिड़की के पास गई और पर्दा थोड़ा सरका कर देखा। कार्तिक ऑटो से उतरा। उसकी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी। बाल पूरी तरह बिखर चुके थे और कंधे पर लटका बैग जैसे भारी लग रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा मिठाई का डब्बा था। वो थके हुए कदमों से अंदर आया। जैसे उसने गेट खोला, अंजलि सोफे पर वापस बैठ गई और टीवी की आवाज थोड़ी तेज कर दी। कार्तिक हॉल में आया। उसका चेहरा लाल था और वो पूरी तरह हाफ रहा था। अंकल, उसने अंदर की तरफ आवाज लगाई। सतीश जी कमरे से बाहर आए। अरे कार्तिक, इतनी देर कहाँ लगा दी बेटा? और तुम्हारी ये हालत, क्या हुआ? कहीं गिर विरा गए थे क्या? सतीश जी उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। कार्तिक ने एक लंबी सांस ली और मिठाई का डब्बा मेज पर रखा। सॉरी अंकल, बहुत देर हो गई। वो ठाकुरगंज की गलियां इतनी संकरी हैं कि गूगल मैप भी फेल हो गया। ऊपर से ट्रैफिक। मुझे रास्ता ढूंढने में 2 घंटे लग गए। पर ये रही आपकी स्पेशल मिठाई। आपके दोस्त चले गए क्या? सतीश जी का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो गया। दोस्त? कौन से दोस्त? और ये मिठाई क्यों लाए हो इतनी दूर से? कार्तिक थोड़ा ठटका। उसने एक नजर सोफे पर बैठी अंजलि की तरफ डाली, जो बड़ी मासूमियत से टीवी देख रही थी, पर उसके होठों का कोना हल्का सा फड़क रहा था। अंकल, वो अंजलि का कॉल आया था आपके फोन से। उसने कहा था कि आज शाम आपके कुछ दोस्त आने वाले हैं और आपको इसी दुकान की मिठाई चाहिए। कार्तिक की आवाज अब थोड़ी धीमी हो गई थी।
उसे समझ आने लगा था कि वो एक बड़े खेल का हिस्सा बन चुका है। सतीश जी ने अंजलि की तरफ देखा। अंजलि, ये क्या है? मैंने कब कहा कि दोस्त आ रहे हैं? और मैंने तुम्हें अपना फोन छूने से मना किया था ना? अंजलि उठी और बड़े भोलेपन से उनके पास आई। ओह पापा, मुझे लगा आपने शाम वाली मीटिंग फिक्स कर ली है। आपने कल ही तो कहा था कि मन हो रहा है पुराने दोस्तों से मिलने का। और मिठाई, मुझे लगा शायद मेहमान आ जाए तो घर में कुछ मीठा होना चाहिए। लगता है मुझसे कोई गलतफहमी हो गई। फिर वो कार्तिक की तरफ मुड़ी, जिसकी आंखों में अब थकावट की जगह एक ठंडी चमक थी। आई एम सो सॉरी कार्तिक, शायद पापा का मूड बदल गया होगा या फिर मैंने ही कुछ गलत सुन लिया। पर कोई बात नहीं, तुमने इतनी मेहनत की है तो अब ये मिठाई हम सब मिलकर खाएंगे। वैसे भी इतनी दूर जाने से तुम्हारी कैलोरीज तो बर्न हुई ही होंगी। सतीश जी को गुस्सा आ गया। अंजलि, ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है ठाकुरगंज यहाँ से कितनी दूर है? इस गर्मी और ट्रैफिक में बेचारा 3 घंटे तक भटकता रहा और तुम कह रही हो गलतफहमी हो गई। सतीश जी कार्तिक की तरफ मुड़े। उनकी आवाज में बहुत दुख था। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। इसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा मजाक किया है। अंजलि, अभी कार्तिक से माफी मांगो। कार्तिक ने देखा कि अंजलि का चेहरा अब थोड़ा उतर गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पापा इतना भड़क जाएंगे। वो माफी मांगने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि कार्तिक ने अपना हाथ उठा दिया। नहीं अंकल, माफी की कोई जरूरत नहीं है, कार्तिक ने बहुत ही शांत लहजे में कहा। उसके चेहरे पर अब कोई थकान नहीं दिख रही थी, बस एक ठहराव था। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। अंजलि को लगा होगा वो आपकी मदद कर रही है, और वैसे भी इस बहाने मैंने आज शहर का वो हिस्सा भी देख लिया जो शायद मैं कभी नहीं देख पाता। उसने अपना बैग उठाया और मिठाई का डब्बा मेज के किनारे पर खिसका दिया। मिठाई रख लीजिए, काफी मशहूर दुकान है। मुझे थोड़ा काम है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। सतीश जी उसे रोकना चाहते थे, पर कार्तिक बिना पीछे मुड़े सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अंजलि उसे ऊपर जाते हुए देखती रही। उसे लगा था कि वो कार्तिक को थका हुआ और हारा हुआ देखकर खुश होगी, पर जिस तरह से उसने रिएक्ट किया उससे अंजलि को खुद की ही नजरों में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। कार्तिक के ऊपर जाने के बाद सतीश जी ने अंजलि को बहुत सख्त नजरों से देखा। आज तुमने अपनी हद पार कर दी है। अगर आइंदा ऐसी कोई हरकत हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंजलि कुछ नहीं बोली, वो बस चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। उसे एहसास हो गया था कि कार्तिक को परेशान करना जितना आसान वो समझ रही थी वो उतना है नहीं। वो लड़का एक पहेली की तरह था जिसे सुलझाते सुलझाते वो खुद उलझती जा रही थी। सुबह की धूप खिड़की के कांच से छनकर गलियारे में फैल रही थी। अंजलि के हाथ में गीले कपड़ों की एक छोटी सी टोकरी थी। उसे छत पर जाना था और छत का रास्ता कार्तिक के कमरे के ठीक बगल वाली सीढ़ियों से होकर गुजरता था। अंजलि दबे पांव ऊपर चढ़ी और उसके मन में अभी भी कल वाली खटास बाकी थी। जैसे ही वो कार्तिक के कमरे के करीब पहुंची, उसे अंदर से बोलने की कुछ आवाज सुनाई दी। दरवाजा पूरा बंद नहीं था, बस थोड़ा सा भिड़ा हुआ था। अंजलि के कदम अचानक ठिठक गए। उसे पता था कि दूसरों की बातें सुनना बुरी बात है, पर कार्तिक और बातें, ये दो शब्द उसे रुकने पर मजबूर कर गए। हाँ माँ, सब ठीक है यहाँ। कमरा बहुत अच्छा है और सतीश अंकल तो बिल्कुल पापा जैसे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। कार्तिक की आवाज में एक ऐसी नरमी थी जो अंजलि ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने मन ही मन सोचा, लो मक्खन लगाना शुरू कर दिया। तभी फोन के दूसरी तरफ से माँ ने शायद अंजलि के बारे में कुछ पूछा। कार्तिक थोड़ा हंसा और उस हंसी में शरारत साफ झलक रही थी। अरे माँ, अंकल की बेटी, मत पूछो। वो तो आफत की पुड़िया है। कहने को तो कॉलेज में है, पर हरकतें आज भी 5 साल के बच्चे जैसी हैं। कल तो उसने हद ही कर दी। मुझे मिठाई लेने शहर के दूसरे कोने में भेज दिया और खुद यहाँ मजे से टीवी देख रही थी। अंजलि का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली। नहीं माँ, पागल नहीं है, बस थोड़ी जिद्दी है। पर आप फिक्र मत करो, मुझे बच्चों को हैंडल करना आता है, कार्तिक ने बात खत्म करते हुए कहा। अंजलि से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पैर से दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा दीवार से टकराकर तेज आवाज के साथ खुला। कार्तिक चौंक कर मुड़ा और उसने जल्दी से फोन काटा। अच्छा माँ, मैं बाद में बात करता हूँ। उसने फोन मेज पर रखा और अंजलि को देखा, जो किसी शेरनी की तरह उसके सामने खड़ी थी। आफत की पुड़िया, 5 साल की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर कार्तिक? अंजलि की आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजी। मेरे ही घर में रह रहे हो, मेरे पापा के दिए हुए कमरे में ऐश कर रहे हो,
और पीठ पीछे अपनी माँ से मेरी बुराई कर रहे हो। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी की पीठ से टिककर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि वही पुरानी बेफिक्र मुस्कान लौट आई थी। अंजलि, दीवारों के भी कान होते हैं सुना था, पर दरवाजे के पीछे कान लगाकर खड़ा होना ये कौन सी क्लास में सिखाया जाता है। मुद्दे से मत भटको, अंजलि चिल्लाई। कल मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बिल्कुल सही था। तुम डिजर्व करते हो ठाकुरगंज की गलियों में भटकना, बल्कि तुम्हें तो इस शहर से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। वाह, कार्तिक ने धीरे धीरे तालियां बजाईं। इतना गुस्सा? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपनी माँ से झूठ नहीं बोला था। कल की तुम्हारी हरकत किसी मैच्योर इंसान की तो बिल्कुल नहीं थी। और वैसे भी गुस्सा कम करो, वरना तुम्हारी वो नाक फिर से लाल हो रही है। अंजलि का गुस्सा अब अपनी सीमा पार कर चुका था। तुम बहुत बदतमीज हो। मैं आज ही पापा से कहूंगी कि तुम्हें इसी वक्त निकाल बाहर करें। वो झटके से मुड़ी और बाहर जाने के लिए तेज कदम बढ़ाए, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी के उस तालमेल में उसका ध्यान जमीन पर पड़े एक छोटे से पायदान पर नहीं गया। उसका पैर पायदान के कोने में फंसा और बुरी तरह मुड़ गया। अंजलि के मुंह से चीख निकली। उसका संतुलन बिगड़ा और वह पीछे की तरफ गिरने लगी। उसकी आंखें डर से बंद हो गईं। उसे लगा कि अब सीधा सिर जमीन पर लगेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अचानक उसे अपनी कमर पर एक मजबूत हाथ का सहारा महसूस हुआ। कार्तिक ने बिजली की फुर्ती से उसे गिरने से पहले ही थाम लिया था। अंजलि का एक हाथ अनजाने में कार्तिक के कंधे पर कस गया। कमरे में अचानक एक भारी सन्नाटा छा गया। अंजलि की बंद पलकें धीरे से खुली। वो कार्तिक की बाहों में थी और कार्तिक की गहरी भूरी आंखें सीधे उसकी आंखों में झांक रही थी। इस बार उन आंखों में कोई शरारत नहीं थी, बस एक अजीब सी फिक्र थी। अंजलि को अपनी धड़कनें अपने कानों में सुनाई दे रही थी। कुछ पलों के लिए जैसे वक्त थम सा गया। कार्तिक के परफ्यूम की खुशबू फिर से अंजलि के होश उड़ा रही थी। वो पूरी तरह सुध-बुध खो चुकी थी, जब तक कि कार्तिक के चेहरे पर फिर से वही तिरछी मुस्कान नहीं आई। उसने अंजलि को धीरे से सीधा खड़ा किया, पर उसका हाथ अभी भी उसकी कोहनी को सहारा दिए हुए था। कार्तिक थोड़ा झुका और उसके कान के पास फुसफुसाया, इतना सब सुनने के बाद अब क्या यहीं रुकने का इरादा है, या फिर गिरकर मेरा कमरा कब्जा करने की कोई नई स्कीम है? अंजलि को जैसे करंट लगा। वो झटके से पीछे हटी और अपना हाथ उसके कंधे से हटाया। उसका चेहरा अब गुस्से से नहीं, बल्कि शर्म से हल्का सा लाल हो चुका था। अपनी बकवास बंद करो। उसने अपना पैर जमीन पर टिकाने की कोशिश की, जिसमें हल्का सा दर्द हुआ, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपनी टोकरी उठाई और बिना उसकी तरफ देखे तेज कदमों से बाहर निकल गई। जाते जाते उसने पीछे से कार्तिक की वही दबी हुई हंसी सुनी। पैर बचा के अंजलि, वरना अगली बार उठाने के लिए शायद मैं वहां ना रहूं। अंजलि छत की सीढ़ियां चढ़ते वक्त खुद को कोस रही थी। क्यों गई मैं वहां, और मेरा पैर भी अभी मुड़ना था। बुद्धू अंजलि, अब वो इसे जिंदगी भर याद दिलाएगा। नीचे कमरे में कार्तिक अपनी खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो ये बता रही थी कि ये आफत की पुड़िया उसे धीरे धीरे काफी दिलचस्प लगने लगी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ, और साथ ही हाई बटन दबाकर मुझे सपोर्ट करें। स्टोरी अगली वीडियो में कंटिन्यू होगी।